The human digestive system comprises of alimentary canal comprises of alimentary canal and associated digestive glands. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह उसमें एसोसिएटेड होती है। तो ये है पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह भी एसोसिएटेड होते हैं। राइट डाउन, लिख लिया? हाँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ से हमें कंटिन्यू अभी लिखना है। तो देखो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है तुम्हारी बुक में है, एक बार निकालो तो बुक में पेज खोलो, बुक में वो पेज निकालो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। निकाल लिया? निकाल लिया बच्चों पेज? अंश? तो मैं खोलता हूँ, दिखाता हूँ पेज में किस पेज की बात कर रहा हूँ। वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है। हमें उसके एक एक स्टेप के बारे में हमें समझना है, 1 by 1। स्क्रीन दिख रही है? हाँ। ओके, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो खाना है कहाँ से शुरू होता है? फूड। सो फूड आप लोग यहाँ अपने माउथ से एंटर करता है फूड, है ना? तो सबसे पहला पार्ट अगर देखें हमारे एलिमेंट्री कैनाल का तो वो फूड है, मतलब फूड जो है वो माउथ में जाता है, तो माउथ से स्टार्ट होगा, राइट? तो हम लोग सबसे पहले जो लिखेंगे यही लिखेंगे कि माउथ। राइट डाउन, नंबर 1 आप यहाँ लिखिए, नंबर 1 हम लोग पहले लिखेंगे माउथ। खाना नंबर वाइज चलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से जाता है। तो माउथ में सबसे पहले माउथ। तो माउथ के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पर सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जिससे सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं क्या? दे सेक्रेट सलाइवा। सलाइवा सेक्रेट करेंगे which changes into sugar, जो कि शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब खाने को चबाकर सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा मिला के उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है आपका सलाइवा, खाने को, ठीक है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, माउथ के अंदर ही अपना टीथ भी है, तो टीथ का क्या रोल है इसमें? तो टीथ क्या करेगा? तो टीथ का काम है चबाना, च्यूइंग, CHEWING, च्यूइंग, चबाएगा। ओके, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चबाना और ग्राइंड करना, ये दो काम फूड करेगा, ये टीथ का काम हो गया। अच्छा, टंग का काम क्या है? तो जीभ क्या करता है? खाने को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मिलाता है, राइट? तो टंग अपना रोल निभाएगा यहाँ पर। टंग का काम है रोलिंग, टेस्ट भी करेगा फूड को। इस तरीके से ये टोटल काम करते हैं। ये माउथ के अंदर का काम हो गया है, नंबर 1 स्टेप। इतना कर लिया? क्या ये समझ में आया सभी को? हाँ। तो माउथ में जब आपने फूड को एंटर करा तो टीथ ने क्या किया? टीथ ने उसको चबाया, ग्राइंड किया, टंग ने उसको रोल किया और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल के उसको शुगर में कन्वर्ट किया। अभी यहाँ तक ये स्टेप हो चुका। अब जो है अगला स्टेप, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2, सेकंड नंबर। अब सेकंड कहाँ पर पहुंच जाता है, तो ऑइसोफेगस से। उस डायग्राम में देखेंगे हम अगर, तो ऑइसोफेगस हमें नजर आएगा। देखो मैं डायग्राम में तुम्हें शो करता हूँ ऑइसोफेगस कहते किसे हैं। सो ये देखो ऑइसोफेगस, फूड पाइप दिख रही है, पाइपलाइन। सो खाना चबाने के बाद इस फूड पाइप से होता हुआ नीचे आएगा, तो इसी को बोला गया है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस, ठीक है। सो ऑइसोफेगस से खाना अब नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑइसोफेगस का क्या रोल है, तो अब हम वो लिखेंगे। तो ऑइसोफेगस का रूल लिखेंगे, रोल सुनाओ, ऑइसोफेगस। सो ये क्या करता है, तो इट टेक्स फूड, इट टेक्स फूड, इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ऑइसोफेगस by a very important word known as peristatic movement। पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये दोनों एक साथ होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम लोग पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो आपका जब देखो खाना जैसे ही पहुंचा बच्चे ऑइसोफेगस के अंदर, तो ऑइसोफेगस में ना पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, मतलब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक्सपेंशन करता है आपका ऑइसोफेगस। तो इस तरीके से खाना उसके अंदर जाता है। समझ में आया इतना? मैं तुम्हें पेरिस्टेटिक मूवमेंट का एक डायग्राम दिखाता हूँ, तुम्हें तब समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट। देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, खाना इस तरीके से जा रहा है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ। यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, फिर देखो यहाँ पे अभी एक्सपेंशन हो गया, अब देखो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये कंटिन्यू होता रहता है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ये कहाँ पर हो रहा है, तो यही है आपका पेट, मतलब ऑइसोफेगस। ये सब ऑइसोफेगस के अंदर होता है, तो इसी से खाना फिर नीचे पेट में जाता है, इसी प्रोसेस के थ्रू स्टमक में जाएगा, एंटर करेगा। क्लियर है? अंश तुम्हें सुनाई दे रहा है? अंश मेरी आवाज आ रही है? अंश, अंश अगर आवाज आ रही है और नहीं तुम्हारी आवाज मेरे पास आ रही है, तो लिख दो टेक्स्ट में एटलीस्ट कि सुन रहे हो मुझे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें समझ में आ रही है चीजें। ओके, नाउ थर्ड स्टेप। अभी ऑइसोफेगस के अंदर पेरिस्टेटिक मूवमेंट आ गया। गरिमा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्लियर है, किस तरीके का मूवमेंट होता है? हाँ भैया। चलिए, सो नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में खाना स्टमक में पहुंचता है। तीसरा स्टेप में खाना पहुंचेगा स्टमक में, पेट के अंदर। अब पेट में क्या होता है काम, तो पेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस निकलते हैं, है ना। तो हमारे पेट में स्टमक रिलीजेस सम गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस हम उसे कहते हैं जो पेट में रिलीज होते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। सो देयर आर 3 गैस्ट्रिक जूसेस which is released by stomach wall। पेट की जो दीवार होती है वो रिलीज करता है थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस, और वो कितने टाइप की होती है, तो वो 3 टाइप की जूस होती है, जिसमें पहला जूस जो है वो है बच्चे HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरा जूस जो है वो है पेप्सी, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सी मत लिखना, पेप्सिन, पेप्सिन। और तीसरा जूस जो है
थर्ड वाला सी पार्ट, दैट इज व्हाट, तो दैट इज म्यूकस। म्यूकस, ये 3 जूसेस हमारा पेट रिलीज करता है। लिख लिया? हाँ। ओके, सो इंडिविजुअली अब हम इन सब का रोल लिखेंगे। तो इंडिविजुअली अगर रोल देखें तो HCl का क्या काम है वो लिखते हैं पहले। तो HCl जो है पेट के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ना, तो एसिड मेक्स, HCl मेक्स, HCl में H कैपिटल लिख लेना मुझे, H और C भी कैपिटल लिखेंगे। तो HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम बनाता है। तो पेप्सिन क्या करता है, सो पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है, दैट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स। तो आपने जो खाना खाया उसमें प्रोटीन जो था उसको ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन। और लास्ट म्यूकस। अब सोचो HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पेट में रिलीज हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना पेट में। कौन बचाएगा आपको उस एसिड से? तो उस एसिड से बचाता है हमें कौन, तो म्यूकस। तो म्यूकस का रोल यहाँ पर तीसरा रोल आता है म्यूकस का, कि इट प्रोटेक्ट्स इनर सरफेस, या इनर लाइनिंग लिख देते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, पेट की जो दीवार होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। मैं देखो तुम्हें बना के समझाता हूँ किस तरीके का ये पेट के अंदर होता है। देखो हमारा स्टमक कुछ इस टाइप का जे शेप का होता है, इस तरीके से। तो जब फूड ऊपर से आता है, खाना जैसे ही ऊपर से आया, ध्यान से सुनना अंश, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? अंश अभी सुन पा रहे हो? ओके, यस सर। देखो फूड का टुकड़ा मतलब खाना जो आपने चबा के पेट में लाए, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब खाना, मान लो कि उस दिन आपको दावत मिल गई, दावत मिली तो दबा के पूरी सब्जी खा ली हो, पेट एकदम फुल, तो पेट समझेगा कि भाई इसको पचाने का भी तो काम है, पचाना तो पड़ेगा। अब पचाएं कैसे? तो पचाने के लिए पेट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस रिलीज करता है। उसमें सबसे जो ज्यादा एसिडिक जूस है वो होता है HCl। HCl रिलीज करता है। अब आपने बहुत ज्यादा जिस दिन खा लिया तो उस दिन ज्यादा HCl रिलीज हो जाता है, इसीलिए आपके पेट में एसिड ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी हो गई, पेट में HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग HCl है तो सोचो तुम्हारा पेट जल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए एक और चीज रिलीज होती है, पेट की दीवार को एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं म्यूकस। ये दूसरे टाइप का जूस है, ये HCl से आपको पेट को बचाता है कि पेट की जो लाइनिंग है वो ना जल जाए, नहीं, म्यूकस। और एक और जूस है जो इसी में रिलीज होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, उसे बोलते हैं पेप्सिन। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक करता है ये, खाने में से प्रोटीन को अलग कर देगा आपके पेट में, ये काम पेप्सिन का है। तो इस तरीके से स्टमक के अंदर ये चीजें होती है। क्या क्लियर है? सभी समझ में आया? एम आई क्लियर? हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। स्टमक के बाद अगला स्टेप, नेक्स्ट खाना आप कहाँ पहुंचेगा? तो चौथे नंबर पे खाना स्टमक के बाद पहुंचता है बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है खाना। सो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। देखो इस डायग्राम को जरा देखो गौर से, खाना पहले आया स्टमक के अंदर, अब स्टमक से ये जुड़ा हुआ है लाल वाला हिस्सा जाके इस छोटे वाले हिस्से में, ये जो छोटा है इसके अंदर देख रहे हो, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत कहते हैं, इसमें खाना पहुंचता है। तो अब यहाँ भी कुछ कुछ होगा, कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ चीजें निकलेंगी, कुछ जूस होगा, तो हमें अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखना है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो लिवर अपना काम करता है, लिवर क्या करता है रोल, तो लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस निकालता है लिवर, लिवर से निकलती है बाइल जूस।
और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी जूस निकालता है जिसे बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस। ये सिक्रेट करता है पैंक्रिएटिक, पैंक्रिएटिक जूस। ये दोनों जूस, देखो जूसेस का काम बस यही है, पचाना, ब्रेक डाउन करना, बस इतना ही काम होता है जूसेस का। तो लिवर के अंदर बाइल जूस निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रिएटिक जूस। ये सभी के सभी जाके कहाँ पहुंचेंगे, तो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेंगे। तो इंटेस्टाइन में पहले से भी कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइनल, इंटेस स्पेलिंग लिख देते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम, पहले से पेट में मौजूद कुछ एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं। वो क्या है? तो ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज इंटेस्टाइनल एंजाइम में पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है बहुत ज्यादा, हाँ, तो आलू में भी। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा नंबर 2 फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स। ये सभी इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स में टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा अभी इसका, फैट हो गया। और फिर तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रोटीन होगा। थोड़ा सा प्रोटीन का ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है, कहाँ पर, तो स्टमक में हो चुका है। बाकी का बचा हुआ प्रोटीन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ब्रेक डाउन करेगा। तो हम अभी लिखेंगे कि ये किस में ब्रेक डाउन करेगा, तो ये है प्रोटीन। अब देखो ब्रेक डाउन कैसे होगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ब्रेक डाउन करेगा, पहले किस में ब्रेक डाउन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट टूट कर बनाता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा ग्लूकोज। सिमिलरली जब फैट है हमारे खाने में, जो भी फैट आप खाते हैं, हर खाने में फैट होता है। ऐसा मत सोचना कि किसी खाने में फैट नहीं है, किसी में है, किसी में नहीं है। हर में फैट होता है, बस किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो फैट जो खाओगे उस फैट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो फैटी एसिड में। और साथ में एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये 2 चीजों में ब्रेक डाउन करता है। ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टूट रहा है बच्चे धीरे धीरे। प्रोटीन का ब्रेक डाउन फिर से होता है, प्रोटीन टूट के बनता है क्या चीज, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, प्रोटीन टूट के बना लेता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो कि बाद में यूरिन, उसको अलग यूरिन के अंदर छन जाएगा बाद में। ये काम फिर किडनी का होता है कि वो छानता है। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। ये सारी चीजें बॉडी के लिए जरूरी है। क्या ये स्टेप्स क्लियर हैं? क्या ये स्टेप्स क्लियर हैं? यस सर। ओके, सो क्या मैं इसको मिटा दूं? हमें इससे आगे बढ़ना है अब। नोट कर लिया? हाँ, कर लिया। ओके ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब खाना जो है, अभी पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस आया था, है ना। हमने देखा था कि देखो यहाँ पे लिखा था कि लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस और पैंक्रियाज सेक्रेट करता है पैंक्रिएटिक जूस। तो थोड़ा सा पैंक्रिएटिक जूस को देख लेते हैं कि क्या है, पैंक्रिएटिक जूस में हमें ऐसा क्या निकलता है। सो पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस दो टाइप से चीजें रिलीज करता है। अब ये क्या करता है, तो सबसे पहला यहाँ पे मैं लिखूंगा और दूसरा हम इधर लिख लेते हैं। पहला जो है वो है ट्रिप्सिन। तुम जब बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको जाके एक बार बुक में जरूर रीडिंग करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भूलोगे नहीं कभी। ट्रिप्सिन और दूसरी चीज लाइपेस। LIPASE, लाइपेस। लिख लिया?
डन। लिख लिया बच्चों? हाँ। ओके, देखो ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये तुम्हारी बुक में तुम्हें लाइन मिलेगी, तो उस स्टेटमेंट को एक बार जरूर पढ़ना। अभी हम देखते हैं बुक में। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी है, जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक से ही है सारी चीजें, तो एनसीईआरटी बुक में तुम्हें दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fat। ये सारी चीजें को डाइजेशन करता है कंप्लीट। इट रिलीव्स सेक्रेशन ऑफ लीवर से सेक्रेट क्या होता है एंड पैंक्रियाज से सेक्रेट क्या होता है, इन दोनों से सेक्रेट होता है स्मॉल लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक से जो खाना आ रहा है एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। कह रहा है कि जो खाना आपके पेट से आता है, स्टमक से आता है, वो खाना कैसा होता है, तो वो खाना एसिडिक होता है। क्यों हो गया एसिडिक? क्योंकि आपके पेट ने HCl रिलीज किया था, तो उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। अल्कलाइन का मतलब होता है बेस, तो बेस बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम ताकि काम कर सके, इसलिए उसको बेस बनाना पड़ेगा। तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। कह रहा है बाइल जूस क्या काम करता है, तो बाइल जूस उसको बेस बना देता है। जो खाना आ रहा है उसमें बाइल जूस उसको बेस बना देता है। अभी मैंने लिखवाया बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है बच्चे बाइल जूस? लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। तो लीवर ने क्या किया, बाइल जूस सेक्रेट करके खाने को बेसिक बना दिया, और फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम करेगा। आगे लिखा है बाइल सॉल्ट्स क्या करता है बाइल सॉल्ट, इट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। This is similar to the emulsifying action of soap on dirt। जिस तरीके से साबुन काम करता है, कचरे को हटाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बाइल जूस भी खाने को ठीक करता है। ठीक है ना? The pancreas secrete pancreatic juice। पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस which contains कौन से एंजाइम होते हैं, तो क्या नाम है, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, पचाने के लिए ट्रिप्सिन होता है, एंड लाइपस फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। मैं यहाँ पर हूँ अभी जो मैं लिखवा रहा था लाइन, राइट? समझ गए? तो एक बार जरूर स्टेटमेंट घर जाके एक बार रीडिंग जरूर करेंगे घर पे। चलिए तो ट्रिप्सिन पे आते हैं। तो ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपस, पैंक्रियाटिक जूस ने ये दोनों चीजें रिलीज की। ट्रिप्सिन का जो काम है वो क्या है, तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ठीक है, इनटू पेप्टॉन्स। ये पेप्टॉन्स में तोड़ देता है प्रोटीन को, ये काम हो गया ट्रिप्सिन का। सिमिलरली लाइपेस का क्या काम है, तो इट इमल्सिफाइड फैट, मतलब फैट को तोड़ता है ये किसमें, तो इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी ये वर्ड पीछे भी हमने लिखा था, फैट्स टूटता है हमेशा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लाइपस भी वही काम करता है पैंक्रियाटिक जूस में कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है पैंक्रियाटिक जूस का लाइपस। डन, लिख लिए? चलो नेक्स्ट पोर्शन है पॉइंट नंबर 5। अब आता है खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो 5वां नंबर का जो प्रोसेस है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये क्या करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर, जो पानी है तुम्हारे खाने के अंदर एक्सेस, उसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जब खाने से पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया तो अब खाना सूखा सूखा बचा, अब वो सूखा रेक्टम में पहुंचेगा। सॉलिड वेस्ट बेसिकली बोले तो। सो रेक्टम में टेम्पररी कलेक्शन होता है, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, जब तक तुम बॉडी से बाहर नहीं निकाल देते सॉलिड वेस्ट को तब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर वो रेक्टम में स्टोर होता है। तो टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट इनटू
रेक्टम। अभी मैं पार्ट दिखाता हूँ रेक्टम कहाँ है। सो बॉडी में हम उसको स्टोर करके रखते हैं। सो देखो बॉडी में ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन से होने के बाद ये जो है पहुंचता है रेक्टम में। जरा इस पार्ट को देखो, इस डायग्राम में ये जो पोर्शन है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पर ये है एनस। तो यहाँ पे ये जितना भी तुम जगह देख रहे हो ना ये सारा का सारा रेक्टम है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, फिर एनस के थ्रू बाहर आप बॉडी से बाहर कर देते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से सॉलिड वेस्ट आउट हो जाता है बॉडी से। सो लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और उसको सॉलिड बना दिया एंड फिर रेक्टम में वो टेम्पररी स्टोर हो गया जब तक कि आप उसको बॉडी से आउट नहीं कर देते। तो जब आपको टाइम मिला, जब आपको जाना रहेगा वॉशरूम, आप जाओगे एंड यू विल सेक्रेट आउट। तो एनस के थ्रू इट हेल्प्स इन इजेशन, बॉडी से बाहर सॉलिड वेस्ट को करने में आपकी हेल्प करता है, दैट इज एनस। तो एनस पार्ट से बॉडी से बाहर चला जाता है फूड। तो आई होप कि ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें क्लियर है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन का। ह्यूमन इस तरीके से अपना खाना जो है हजम करते हैं और फिर बॉडी से सारी एनर्जी निकाल के खाने में से एनएस के थ्रू बॉडी को बाहर, खाने को बाहर कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हाँ भैया। लिख लिया सारा? हाँ। सर लिख लिया। ओके सो नेक्स्ट इज, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा। सो न्यू टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, इसको रेडियो कर, इसको मैं अंडू कर देता हूँ एंड देन न्यू टेक्स्ट इज रेस्पिरेशन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, आगे मैं इस टॉपिक में बढ़ूं इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? बताओ। नहीं पता बच्चे? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस, गरिमा आप बताओ क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में? तो सांस लेते हैं। हाँ वो तो ब्रीदिंग हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है फिर? ये 6th-7th में पढ़ाया जाता है। देखो जब तुम सांस लेते हो, ब्रीदिंग के अंदर क्या आता है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया बॉडी के और CO2 को बाहर किया, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन उस ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाके फूड को तोड़ेगा, उससे एनर्जी निकालेगा और फिर वो एनर्जी के बाद CO2 रिलीज होगा। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन, जो बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन अंदर आया, फिर उस ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन प्रोसेस में हुआ। ठीक है ना? तो हम इसको लिखेंगे। सो राइट डाउन, रेस्पिरेशन में लिखवा रहा हूं कि क्या है। सो इट इज, लिखना शुरू करिए। इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग organism. It is the process in living organisms involving the production of energy typically
typically with the intake of oxygen, and the release of carbon dioxide from the oxidation of organic substance. देखो इसमें बहुत कुछ आ गया। कह रहा है कि एक प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इसमें होता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। कैसे होता है? तो जब आप इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ना। व्हाट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस? जो आपने खाना खाया वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आपका खाना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो खाने को ऑक्सीडाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो ये पूरा रेस्पिरेशन होता है। लिख लिए? ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाँ। आपकी एनसीईआरटी बुक से है, जिसे बोला जाता है, ये देखो एक तुम्हारे पेज नंबर से नीचे बढ़ना, ये वाला, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये वाला जो डायग्राम है, ये जो है डायग्राम, ये डायग्राम जल्दी से अपनी नोटबुक में बनाइए। लिखना है इसको। अच्छा पहले देख लो, मैं ही बनवा देता हूँ, मैं लिखवाता हूँ इसको। पहले लिख लिख के समझेंगे तो ज्यादा समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, समझते हैं इसको क्या है। दिख रहा है सभी को ना? गरिमा दिख रहा है स्क्रीन? हाँ भैया। ओके, देखो क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में ये प्रोड्यूस हुआ था, C6H12 और O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। तो खाने में भी, खाना में, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपका शुगर में बदल गया था माउथ के अंदर, वो बेसिकली ग्लूकोज ही था। तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म के साथ एक्ट करता है, साइटोप्लाज्म के साथ, तो साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में क्या बनाता है? पायरूवेट बनाता है। पायरूवेट में क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब ब्रेक डाउन हो गया 6 कार्बन 3 में, 6 कार्बन टूट के 3 3 के 2 बन जाएंगे, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। क्या ये स्टेप क्लियर है आपको? यहाँ पे बेसिकली बोला क्या गया कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरूवेट फिर से 3 पार्ट है। पहला पार्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आप ऑक्सीजन देंगे ही नहीं, एक में बिल्कुल ऑक्सीजन देंगे लेकिन बहुत कम देंगे, और चौथा, तीसरा, जिसमें आप ऑक्सीजन ज्यादा देंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखो। पायरूवेट में अगर आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किया, मतलब ऑक्सीजन दिया ही नहीं, तो क्या होगा? तो प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अच्छा, इथेनॉल क्या है? तो ये शराब होती है। तुम लोग जानते हो शराब बनाने का जो प्रोसेस होता है, शराब बनाने में इस्तेमाल जो होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। वहां पे ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ईस्ट का इस्तेमाल और भी कहीं होता है। छोले भटूरे बनाने का जो भटूरा तैयार होता है ना, उसमें दही डाल के ईस्ट बनाते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको ढक देते हैं अच्छे से कि ऑक्सीजन ना मिले, तो ईस्ट ज्यादा बनता है। देसी शराब भी इसी टाइप से बनाई जाती है। उसको घड़े में भर के जो है ऐसी जगह रख देते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, घड़ों में होता है वो चीज। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ। सो घड़ों में रख देते ताकि इथेनॉल बन जाए। पुराने जमाने में ऐसी चीजें होती थी कि घड़ों के अंदर जो है, घड़े में शराब बनाई जाती थी। गांव देहात में आज भी बनाई जाती है, तो कई फिल्मों में भी दिखाया गया है ये चीज। तो उस इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती। कब होता है ये? जब आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। दूसरा, अगर ऑक्सीजन कम दे रहे हैं आप, तब क्या होगा? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी होता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे मसल के अंदर होता है, इन आवर मसल सेल। देख रहे हो? इसके लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तुम कंसीडर करो कि तुम कभी क्रिकेट खेलते नहीं और एक दिन क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हो अपने दोस्त के साथ,
या इससे भी बेटर एग्जांपल, तुम जिम में चले गए एक्सरसाइज करने, जिम में जाके तुमने थोड़ा बहुत डंबल उठा लिया हाथ में, सोचा कि चलो थोड़ा सा बाइसेप्स वाइसेप बन जाएगा, बॉडी वॉडी बन जाएगी। 2 दिन तुमने जरूर डंबल उठाए, तीसरे दिन तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द होगा, पूरा हाथ में पेन ही पेन हो जाएगा इस पूरे में। रीजन, क्योंकि तुमने किया एक्सरसाइज। देखो, हमारी बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, O2 की जरूरत होती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उस टाइम आपकी बॉडी को ने ज्यादा काम किया तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन ऑक्सीजन कितना लोगे, नाक तो छोटी सी ही है ना, उसमें ऑक्सीजन तो उतना ही जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी तो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो ऑक्सीजन की डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन अगर कम जाएगा इसका मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपकी बॉडी क्या जनरेट करती है बच्चे, लैक्टिक एसिड जनरेट करती है, और यही पेन प्रोड्यूस करता है। बॉडी में पेन जो होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है पेन। एम आई क्लियर? समझ में आ रही है बातें? हाँ। ओके। सो जब भी जो काम आप नहीं करते और वो काम आप एक दिन कर देते हैं, मतलब भारी सामान उठा लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं, या रनिंग कर लेते हैं, ट्रेडमिल पे चल लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ये चीजें ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देता है, लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन उतना जा नहीं पाता, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जा तो रहा है लेकिन कम जा रहा है। तो इस वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जो कि पेन का कारण बनता है। इस वजह से बॉडी में पेन होता है। देखो यहाँ लिखा है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। क्रैम्प भी आ जाता है, क्रैम्प मतलब जो मसल्स है उसमें क्रैम्प पड़ जाते हैं, मतलब एक तरीके से कह जो मोच पड़ जाता है। ठीक है। थर्ड पोर्शन जो है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो कहाँ क्या होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। आपकी हाँ। बॉडी को एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बहुत अच्छे मात्रा में है तो वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो CO2 रिलीज होता है, यही CO2 ब्रीद आउट आप करते हैं, सांस में बाहर निकालते हैं। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस का कार्बन डाइऑक्साइड इसी मेथड से आता है। तो ये पूरा रेस्पिरेशन है बेसिकली। रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। आई होप पूरी बातें समझ में आ गई है। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो हाँ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, इस साल नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे लास्ट ईयर ये पूछा गया था। तो जल्दी से तुम लोग नोट करोगे इस डायग्राम को, फटाफट अपनी नोटबुक में उतार लो। थोड़ा टाइम कम बचा है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, तब तक उतारना शुरू करो।